नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी का फेवरेट शो द टॉक शो। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं विकल्प सिंह ठाकुर। सर, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विकल्प जी, पहले तो आप ही के बारे में जानना चाहेंगे कि विकल्प सिंह ठाकुर का व्यक्तित्व कैसा है, कौन है विकल्प सिंह ठाकुर? जी, मैं वैसे तो जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, फिर भी यदि मुझे कुछ बताना हो तो मैं एक यात्री हूँ जो अनंत से अनादि के बीच में यात्रा कर रहा है और यात्रा में जो जो पड़ाव आते हैं उसको एंजॉय कर रहा है और उसको जो है अपना कर्तव्य इस दौरान कर रहा है। तो एक यात्री के तौर पे मैं खुद को जानता हूँ। इस यात्रा में आप बहुत कुछ सीखते भी हैं, उसको ऑब्जर्व भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ये तरीका देखा है? जी, बिल्कुल। देखिए, ये यात्री के दो पक्ष हैं, यात्रा के दो पक्ष हैं। एक है ऑब्जर्व करना, विटनेस बनना, और दूसरा है अपना कर्म करना। क्योंकि जो आप देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके आधार पर आप अपना कर्म भी निर्धारित करते हैं। तो वो दोनों पक्ष हैं और हम प्रयास करते हैं कि दोनों दायित्वों का निर्वहन किया जाए। और घर पे कैसे हैं आप? घर पे स्वभाव कैसा है आपका? अब ये तो घर वाले ज़्यादा बता पाएंगे, पर आप कह सकते हैं कि जैसा यहाँ है वैसे वहीं है। अच्छा, क्या क्या शौक रखते हैं? किस तरह के संगीत में आपकी रुचि है और नेचर में क्या पसंद करते हैं आप? मेरा संगीत की बात करूँ तो किशोर दा का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और आपका मोहम्मद रफ़ी हैं जो उस समय जो वो लिख के गए हैं, जो गा के गए हैं, वो मुझे लगता है आने वाले 400-500 साल तक तो इसी तरह सुना जाएगा। मतलब शब्दों से जो दुनिया देखी जाए। जी, बिल्कुल। और उसके अलावा बहुत है। आप हिंदुस्तानी संगीत की बात करें, पश्चिमी संगीत की बात करें, बेथोवेन की बात करें, तो संगीत का मुझे लगता है कि आपकी आत्मा को जो स्पर्श कर पाए संगीत वो है, तो वही है। वो आप सुनते रहते हैं। जी। अच्छा, हिमाचली अगर फोक या ट्रेडिशन से बात किया तो पहले के फोक में अब जो बनते हैं उसमें कितना फ़र्क आप देखते हैं? मुझे लगता है कि हिमाचल फोक तो वही है जो आपकी संस्कृति को जोड़ता हो, उसी को लोक संगीत कहते हैं, जो लोक से जुड़ता हो। तो पहले का फोक को हमको इसलिए ज़्यादा उससे रिलेट कर पाते हैं क्योंकि वो जुड़ता है हमारी रोज़मर्रा की संस्कृति से। तो अब भी क्योंकि आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो नए गाने बन रहे हैं वो पुराने गानों का रिमिक्स बनाया जा रहा है। मतलब अच्छे राइटर्स नहीं हैं, अच्छे लिरिसिस्ट नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और यही अब जो हिमाचली म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नए गाने क्यों नहीं लिखे जा रहे। हालांकि हैं, ऐसा नहीं उसमें अपवाद है, लेकिन उस स्तर पे नहीं लिखा जा रहा है अभी भी जिस स्तर पर पहले लिखा जाता था। जैसे आप देखिए, पंकज ठाकुर हैं तो वो बहुत अच्छा लिरिक्स लिख रहे हैं, अरुण जस्टा हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं। फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अच्छा लिखा जाना चाहिए पहाड़ी संगीत में, पहाड़ी लोक संगीत में। जी। तो विकल्प जी, इससे जानने का तात्पर्य ये था कि आपके हमने कई बार देखा है, आपको फॉलो किया, तो आपके शब्दों में बड़ी अच्छी पकड़, आप बड़ी सोच समझ के सुलझे हुए तरीक़ों से शब्दों का चयन करके कोई भी आप ब्लॉग लिख सकते हैं। जी। तो विकल्प जी, आगे बात पे आना चाहूँगा कि शब्दों से क्या समाज का निर्माण हो सकता है, आपको लगता है? मुझे देखिए, मनुष्य और दूसरे जो जीव जंतु है उनके बीच एक बड़ा जो भेद है जिसके कारण हम स्वयं को सुसभ्य कहते हैं, परिष्कृत कहते हैं, विकसित कहते हैं, वो भाषा है। हमारे पास भाषा है, उनके पास भाषा नहीं है। हालांकि संवाद वो भी करते हैं। आप देखिएगा, जब वो चिड़िया नर और मादा जब बैठेगी तो वो संवाद करती है एक दूसरे से। आप देखिए, कोई भी जंतु है, कुत्ता है, अगर आप घर में शौक रखते हैं कुत्ता या बिल्ली पालने का, तो उनका भी संवाद का तरीका है, अभिव्यक्ति का तरीका है। इस दुनिया में हर जीव जंतु खुद को अभिव्यक्त करना चाहता है। वी ऑल वॉन्ट टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ। तो हम मनुष्य के रूप में सबसे सभ्य इसलिए माने जाते हैं क्योंकि हमारे पास भाषा है, अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम। और वही भाषा, इसीलिए भाषा यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। जितनी परिष्कृत आपकी भाषा होगी उतने बेहतर तरीके से आप खुद को अभिव्यक्त कर पाएंगे और उतना बेहतर समाज का आप निर्माण कर पाएंगे। तो आपको नहीं लगता कई बार जिस तरह के शब्दकोश आपके पास हैं, आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा सोचते हैं? ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है उसके निर्माण में उसका अकेले का योगदान नहीं होता, उसके आसपास के समाज का होता है। हम सब जो हैं, हमारे आसपास जो भी है उसका एक मिला जुला स्वरूप है। तो मुझे जो मिला, मेरे आसपास जिस तरह के लोग मिले, उनका प्रभाव मुझ पर पड़ा। तो उन्होंने जो कुछ मुझे सिखाया वो मैंने सीखा। तो वही है, जो जैसा समाज, जैसा माहौल मुझे मिला, आपको मिला, हम उसी के अनुरूप ढलते चलेंगे। जी, बिल्कुल। अच्छा विकल्प जी, सवाल मेरा ये भी है कि अच्छे समाज किसे कहा जाता है? अच्छा समाज क्या है आपकी नज़र में? अच्छा समाज, देखिए, मैं और आप, हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं और देव संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो हम जब अच्छे समाज की परिकल्पना करेंगे तो उसी के इर्द गिर्द घूमते हुए करेंगे। अच्छा समाज अगर हम सनातन के मूल्यों के अनुसार माने या देव संस्कृति के अनुसार माने तो अच्छा समाज वही है जहाँ पर आपको, जैसे भगत सिंह कहा करते थे, भगत सिंह एक कल्पना अच्छे समाज की किया करते थे कि बच्चों को शिक्षा, नौजवानों को काम और बूढ़ों को आराम।
ये उनकी अच्छे समाज की अच्छे कल्पना समाज की थी। कल्पना। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास आश्रम है। तो वो वहाँ उन 4 आश्रमों में जो जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उनका भली भांति निर्वहन हम कर सकें, और जो राजतंत्र है, जो सत्ता है, वो हमें अपराधों से हमारी रक्षा करे, अपराध ना हो या अपराध कम से कम हो, उसी तरह से समान अवसर आगे बढ़ने का सबको मिले। तो यही एक अच्छे समाज की कल्पना है। तो विकल्प जी, आजकल देखा जा रहा है कि समाज में कईयों को घुटन भी हो रही है। वो कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है, हमारे हिसाब से काम नहीं हो रहे हैं, हर जगह पे राजनीति घुस गई है। तो क्या ये अच्छे समाज की पहल है या ख़त्म हो रहा है? आपको क्या लगता है? ये मुझे वैसा लगता है, कोई भी तंत्र है समाज को एक तंत्र बनाता है, एक सिस्टम बनाता है। कोई भी सिस्टम है, तो हमने जब हम आज़ाद हुए तो हमने एक तंत्र चुना जिसे लोकतंत्र कहा गया, डेमोक्रेसी। तो वो डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ये बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। तो जितना हम कर पाए, अवेलेबल रिसोर्स में जितना कुछ हम कर पाए, उसके अंदर कुछ कमियां रह गई। इस तंत्र में कुछ कमियां हैं, हम सब जानते हैं। तो हमें चाहिए कि इसी लोकतांत्रिक भावना के अनुसार आगे बढ़ते रहें और इसको ठीक करें। आपने ठीक कहा, बहुत सारी कमियां हैं, रोजगार की कमी महसूस कर रहे हैं, भाई भतीजावाद है, जातिवाद है, प्रांत भेद है, भाषा भेद है। हाँ बिल्कुल, तो वो है, लेकिन इसी सिस्टम के अंदर हमें काम करते हुए इसको ठीक करने का प्रयास करना पड़ेगा। जी विकास जी, आप राजगढ़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं, सिरमौर के बहुत ऐतिहासिक जगह से संबंध आप रखते हैं। आपको क्या लगता है कि अभी राजगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में विकास अभी कितना होना बाकी है? एक क्योंकि आप बहुत एक्टिव हैं सोशल के अंदर, आप उसको कैसे देखते हैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से? कितना भी विकास बाकी लगता है? राजगढ़ क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो ऐतिहासिक क्षेत्र है, आपने कहा। सबसे पहले तो जो हमारे लोक देवता हैं, शिरगुल महाराज का जन्म या अवतरण कहिए, उनका अवतार इसी क्षेत्र में हुआ है, तो उस दृष्टि से ऐतिहासिक हो जाता है, दिव्य हो जाता है। फिर उसके बाद जो है बहुत सारी जो जानी मानी हस्तियां हैं, आप कहिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की भी जन्मभूमि तो नहीं कहेंगे, कर्मभूमि कम से कम ये राजगढ़ रही है। बहुत लगाव उनको राजगढ़ से रहा, और राजगढ़ के लोगों ने भी बहुत प्रेम उनको दिया, बहुत सम्मान दिया। उनके जीवन की खट्टी मीठी यादें आज भी हमारे बुजुर्ग साझा करते हैं, तो उस दृष्टि से है। तो उस तरह से राजगढ़ एक ऐतिहासिक स्थान है, और यहाँ के लोगों में एक विद्रोह का भाव है। आप तो भी काफ़ी समय आपको हो गया है राजगढ़ के लोगों से वाबस्ता होते हुए, तो एक विद्रोह का भाव उनके मन में हमेशा रहता है। और चाहे वो सत्ता के प्रति विद्रोह हो या बनी बनाई परंपराओं के प्रति विद्रोह हो, पझौता आंदोलन हम सब जानते हैं, हाँ वो एक विद्रोह का भाव है। और जहाँ तक बात करें विकास की, तो मुझे लगता है कि विकास हुआ है, पर गुंजाइश अभी बहुत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बहुत अच्छा विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं। सड़कों पे सुधार किया जा सकता है, और स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाओं में सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। तो विकल्प जी, ये हालांकि हर बार सवाल रहता ही है, आप खुद एक समाज सेवी की तरह भी। वैसे तो दर्शकों आपको बता दें कि बहुत सारे फील्ड में विकल्प सिंह ठाकुर एक्टिव है, ये खुद भी पत्रकार हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, युवाओं फाउंडेशन के नाम से, उस पर भी हम आना चाहेंगे। तो विकल्प जी, जैसे अभी आपने कहा कि सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, अभी थोड़ी कमियाँ हैं, तो ये पूरी अभी तक कितनी क्यों नहीं हुई? क्योंकि अच्छे अच्छे राजनेता यहाँ से रहे, आपके स्पीकर यहीं से रहे, आपके सांसद यहीं से रहे, विधायक भी नज़दीक ही इधर से ही हैं, कुछ और भी रहे यहाँ पे, तो क्यों नहीं हो पा रहा? क्या लगता है कारण? थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करूंगा। सांसद और जो माननीय डिप्टी जो स्पीकर महोदय थे, वो राजगढ़ क्षेत्र से संबंध नहीं रखते हैं, पर राजगढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। हाँ, उस दृष्टि से आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका एक कारण जो मैं समझता हूँ वो है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, जिसको कहते हैं राजनीतिक चेतना। एक है राजनीति, एक है राजनीतिक चेतना। राजनीति नेता करते हैं, राजनीतिक चेतना जनता के अंदर होनी चाहिए। तो देखिए, नेता का काम राजनीति है, वो किसी भी पार्टी का है, उसका अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो चुनाव जीतना है, क्योंकि चुनाव जीते बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो चुनाव जीतने के लिए छोटे मोटे समझौते हैं वो सभी करते हैं, सभी को करने पड़ते हैं। तो ये जनता के ऊपर निर्भर है कि क्या उसमें राजनीतिक चेतना है कि नहीं है। वो चुनाव के समय और चुनाव के बाद क्या अपने जनप्रतिनिधियों से काम करवा पाती है कि नहीं करवा पाती। तो कुछ तो कहते हैं कि सिर्फ जिनके जानने वाले वही काम करा रहे हैं, बाकी कर। तो इसका मतलब यही है कि जो बाकी लोग हैं उनमें राजनीतिक चेतना की कमी है। जिनके काम नहीं हो रहे हैं वो उनके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है, वो अपना काम अवेयरनेस भी नहीं है, लगता है कि वही है चेतना, अवेयरनेस, मतलब कि जागरूकता नहीं है। देखिए, चुनाव हो गया, उसके बाद आप 5 साल तक सिर्फ कोसते रहेंगे कि इसने मेरा काम नहीं किया। जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, एक बड़े समाजवादी नेता इस देश के, वो एक बात कहा करते थे कि जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आप जिंदा कौम है, अगर आपके अंदर चेतना है, तो 5 साल तक आप अगले चुनाव की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। 5 साल में तो एक पूरी आधी पीढ़ी मानिए कि समाप्त हो जाती है। तो जो चेतन समाज है वो क्या करेगा, वो प्रेशर ग्रुप बना के सरकारों पे, जनप्रतिनिधियों पे दबाव डालता रहेगा अपने काम के लिए। यहाँ पे चूंकि वो नहीं होता, इसलिए विकास के दौड़ में हम थोड़ा सा पिछड़ गए हैं।
इसमें मैं मानता हूँ नेताओं की इतनी गलती नहीं जितनी जनता की जनता जनता के मतलब वो वहाँ तक जा नहीं पा रहे। अच्छा, अभी आपने ये बात कहा विकल्प जी, अभी हम खुद भी एक सर्वे कर रहे थे तो देख रहे थे कि राजगढ़ में अगर हमें डेवलपमेंट करनी है, कुछ और पर्यटक्स को लाना है, तो पहले सबसे बड़ी समस्या तो एक यहाँ पे रोड की आती है जी, है ना। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि एक सामाजिक जागरूकता के हिसाब से कि यहाँ पे इनकम सोर्सेज कैसे बढ़ सकती है लोगों की? देखिए रोड्स जो हैं वो लाइफलाइन होती है, किसी भी मॉडर्न सिविल सोसाइटी की लाइफलाइन है सड़कें। तो सड़कों पे तो मुझे लगता है युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए। और अगर आज काम शुरू करेंगे तो वो 10-15 साल बाद कहीं परिणाम दिखेंगे, क्योंकि ये समय बहुत लेती है। कह रहे हैं आपका सोलन मीनस रोड है, आप देखिए इसको NH बनाने का प्रयास कब से हो रहा है। ये कभी मुझे लगता है स्टेट हाईवे हुआ करता था, वहाँ से ये डाउनग्रेड हो गया है, अपग्रेड होने के बजाय डाउनग्रेड हो गया है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सोलन मीनस रोड सिरमौर जिले की और खासकर हमारे गिरिपार क्षेत्र की लाइफलाइन है, बिल्कुल सेंट्रल लाइन जोड़ती है, बिल्कुल सेंट्रल लाइन है ये। और इसको सबसे पहले तो कम से कम स्टेट हाईवे हो। अब वो अपग्रेडेशन किस तरह से हो ये तो वो लोग तय करें, किंतु इसकी जो दशा है वो इतनी होनी चाहिए कि यहाँ पे टूरिस्ट भी आ सके और हम जो स्थानीय लोग हैं वो भी बिना किसी असुविधा के ट्रैवल कर सके। वो नहीं हो पा रहा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपको लगता है कि इस वजह से माइग्रेशन भी हो रहा है? माइग्रेशन तो देखिए, जहाँ पर जीवन की मूलभूत सुविधाएं नहीं होगी, विकास नहीं होगा, तो स्वतः वहाँ से माइग्रेशन करेंगे। मैं कल एक सर्वे पढ़ रहा था तो देश के जितना कुल माइग्रेशन हुआ है उसमें से मुझे ठीक आंकड़ा याद नहीं, 13 से 14% अकेले बिहार का है। तो आप क्या कारण समझते हैं? मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, अपराध थे, सुरक्षा नहीं थी, तो लोगों ने पलायन किया वहाँ से। उसी तरह हम लोग हैं, गिरिपार के लोग हैं, राजगढ़ के लोग हैं। हालांकि आप देखिए कि राजगढ़ में दूसरे गिरिपार के क्षेत्रों की अपेक्षा पलायन कम है, माइग्रेशन कम है। फिर भी अगर बुनियादी सुविधाएं नहीं होगी तो लोग जाएंगे, बाहर जाएंगे। बिल्कुल। तो आपको लगता है, अभी जैसे मैंने खुद भी एक सर्वे किया, हमने देखा भी कि यहाँ पे बच्चे ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, उसके बाद सिलाई कढ़ाई सीख रहे हैं, उसके बाद फिर बाहर चले जा रहे हैं। तो मतलब ये किस दिशा की तरफ हमारा नौजवान बढ़ रहा है? इसके लिए एक शब्द आता है अवधेश जी, एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि रोजगार पाने की क्षमता। सरकार रोजगार दे रही है नहीं दे रही ये एक अलग प्रश्न है, पर हम रोजगार पाने के लिए योग्य हैं या नहीं योग्य हैं ये एक अलग प्रश्न है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं प्रतिशत नहीं जानता, लेकिन जितने हमारे ग्रेजुएट नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको अगर रिज्यूम बनाने को कहा जाए तो मुझे लगता है 60-70% को रिज्यूम बनाना आता ही नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं। प्रार्थना पत्र यदि एप्लीकेशन लिखनी पड़ी, एक बेसिक एप्लीकेशन, वो ठीक से हमारे बहुत सारे नौजवान नहीं लिख पाते। तो एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ है? तो इसीलिए जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, स्किल सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। और यही कारण है कि जो हिमाचल में विवाद भी पूरा चला हुआ है कि बाहर के लोग आके यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, रोजगार स्थानीय इसकी उनके अंदर आपको हुनर है, हमारे अंदर हुनर नहीं है। तो यही कारण है ये जो बाहर से एक बहुत बड़ा कारण है। कारण और भी है, राजनेताओं का वोट बैंक की राजनीति भी कारण है, लेकिन बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण ये है, हमारे अंदर हुनर नहीं है, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके अंदर हुनर है, तो फिर उनको काम मिलेगा, स्वाभाविक है। तो क्या कमी है बच्चों में? मतलब रील्स अच्छी बना रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम भाई साहब सबसे बड़ी कमी है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक बच्चा है, उसका मोटर इंजीनियरिंग में बहुत रुचि है, उसको बचपन से गाड़ी को खोलना, बाइक को खोलना, उसको ठीक करना वो कर लेता है। लेकिन आपने स्कूल में उसको क्या पढ़ाया? प्लास्टिक की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, अकबर का बेटा, अकबर का दादा, अकबर का पोता, उसके वो कहाँ काम आया जीवन में? उसने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, वो 25, 26, 27, 28 साल का हो गया, अब वो सोच रहा है कि मैं जीवन में क्या करूँ। अब उसकी उम्र नहीं है, वो नई चीज़ चाह के भी नहीं सीख सकता। फिर वो बेरोजगार हो गया, तो फिर वो क्या कर रहा है? वो नशे का सहारा ले रहा है। नशे का एक बहुत बड़ा कारण ये है, ये सबसे बड़ा कारण है, हम वास्तविकता को फेस नहीं कर पाते और फिर वहाँ से पलायन कर जाते हैं। वी वांट टू एस्केप द रियलिटी। और फिर पलायन करने का क्या तरीका है? नशा। और नशा वो छोटे नशे शुरू होता है, गिले नशे शुरू होकर सूखे नशे में पहुंच जाता है, फिर आप जानते हैं क्या स्थिति हो रही है। जी, तो विकल्प जी ये सबसे बड़ा कारण आपने ये बताया कि बच्चों में शिक्षा नीति में मूल रुचि भी नहीं है, मूल परिवर्तन की आवश्यकता है, बड़े परिवर्तन जरूरत है, आपको लगता है कि समय की बात है? बिल्कुल। अच्छा विकल्प जी, आपने जैसे युवान फाउंडेशन रखा, तो ये इसकी नींव रखी क्यों आपने? क्या इसका मकसद क्या था? इसका मकसद मुख्य तौर पर यही था कि युवाओं का सशक्तिकरण, ये युवाओं पर आधारित है। और युवाओं का सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा जो रिसोर्स है हमारे देश का, वो जंगल नहीं है, वो नदियाँ नहीं है, वो बिजली नहीं है, वो खनिज नहीं है। सबसे बड़ा रिसोर्स है इस देश का युवा। तभी तो देखिए आप, जो शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम इस देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। उसका कारण क्या था कि उस समय भी लोग ये मानते थे कि जो सबसे बड़ा संसाधन है वो मानव संसाधन है और उसका विकास का माध्यम है शिक्षा।
इसलिए शिक्षा मंत्रालय का नाम HRD मिनिस्ट्री उस समय हुआ करता था। तो सबसे बड़ा जो हमारा रिसोर्स है वो युवा है, और अगर इसको हम अच्छे से उपयोग कर पाएंगे तो देश विकसित हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मिनरल्स आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर देशों में उसका क्या हो रहा है, दोहन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि सिविल वॉर चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है। क्यों? क्योंकि जो हम सबसे बड़ा संसाधन था, मानव संसाधन, उस पर उन्होंने काम नहीं किया। तो युवान फाउंडेशन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, वैसे तो बहुत सारा काम ये कर रही है, सबसे बड़ा उद्देश्य है मानव संसाधन का, युवाओं का जो है हमारे खासकर गिरिपाद क्षेत्र में उसका विकास करना। तो ये आपने नींव रखी है सोच, उसका विकास चाहे आप उनको स्किल डेवलपमेंट करके करें, जो एडिक्ट है उनका डी एडिक्शन का हम प्रयास करें, या फिर उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करें, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। और जब ये तीनों चीज़ों पे काम हो जाए तो फिर उनको देशभक्ति की तरफ मोड़े, क्योंकि ठीक है मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, लेकिन मैं चला गया विदेश, तो मेरा सारा हुनर किसके काम आया? वो तो यूनाइटेड स्टेट्स के काम आया, मेरे देश के काम तो नहीं आया। तो देशभक्ति का भाव होना भी आवश्यक है। अच्छा, विकल्प जी कुछ और 4-5 कुछ मेरे युवाओं से संबंधित ही सवाल है आपके लिए, और मैं चाहता हूँ कि दर्शकों तक ये जवाब आपके जरिए भी पहुँचे, क्योंकि आप खुद बहुत एक्टिव हैं। विकल्प, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों युवाओं को हमारी शिक्षा की ज़रूरत है, माइग्रेशन पे हमने अभी बात कर ली, तो अभी आपको क्या लगता है कि हमारे बच्चों में कितना मेंटली और फिजिकली जो है वो अभी ग्रोथ होनी बाकी है? क्योंकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्किल्स हैं, काम मेहनत तो बहुत करते हैं, यहाँ से माइग्रेशन के बाद शिमला, बद्दी, सिरमौर या सोलन या बाहर के क्षेत्रों में जाते हैं, तो 7-8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, अपना घर भी चला रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, बचा कुछ नहीं रहे हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ जाकर उनका शोषण ही हो रहा है? देखिए भाई साहब, शोषण वाला शब्द तो मैं प्रयोग नहीं करूंगा। क्या होता है, दुनिया गिव एंड टेक पर चलती है, बार्टर सिस्टम पर चलती है। मेरे पास कुछ हुनर है, उसके बदले आप मुझे पैसा देंगे, मैं अपना हुनर आपको दूंगा। आप कंपनी के मालिक है, मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास एक हुनर है, मैं आपको वो हुनर दूंगा, आप मुझे पैसा देंगे। तो मेरा हुनर जितना ज़्यादा होगा, आपका पैसा उतना ज़्यादा होगा। तो उन बच्चों में तो हो भी नहीं रहा ना, वही जैसा आपने कहा। मैं यही कह रहा हूँ ना, समस्या एम्प्लॉयबिलिटी की है। आप मेरे अंदर क्या हुनर है? अगर मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है तो फिर तो मुझे वो गधे वाला काम लिया ही जाएगा ना। गधे और घोड़े में क्या अंतर है? या आप कहिए कि कुत्ते को ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है गधे से? क्योंकि गधा सिर्फ बोल हो सकता है, कुत्ता बहुत सारे काम करता है, वो रखवाली भी करता है, वो बच्चों के साथ खेल भी सकता है, इसीलिए कुत्ते को प्रेफर किया जाता है। कुत्ते के आपको ज़्यादा कीमत मिलती है। आप देखिए, मतलब लाखों रुपए के कुत्ते भी खरीदे बेचे जाते हैं। तो ये समस्या है, जितनी ज़्यादा स्किल सेट मेरे अंदर होगा उतना ज़्यादा मुझे पैसा मिलेगा। तो शोषण वाली कोई बात नहीं है, गिव एंड टेक वाली बात है। मतलब जितना उनको आता है उस हिसाब से मिलना, मतलब ये ना माने कि शोषण नहीं है। मैं कंपनी का मालिक अगर हूँ तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को 50,000 रुपए क्यों दूंगा जिसको मेरे काम का कोई स्किल नहीं है, जिसके पास। तो आपको क्या लगता है क्या तरीका है इसको बढ़ाने का? यहीं रहकर अपने क्षेत्र में रहकर कैसे कर सकते हैं? क्या क्षेत्र में रह के मुझे लगता है कि ये एजुकेशन सिस्टम और बच्चों के पेरेंट्स, एक मैं पेरेंट्स को भी एक निवेदन करूंगा। एक समय हुआ करता था जब सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या IAS या वकालत 3-4 प्रोफेशन हुआ करते थे, और बच्चों को कहा जाता था कि साइंस पढ़ो। जबरदस्त जो इंटेलिजेंट बच्चा होता वो साइंस पढ़ता था, जो थोड़े से कम पढ़ाई में तेज थे वो ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स पढ़ते थे। मुझे लगता है कि समय बहुत तेज़ी से बदल गया है, और ये बहुत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें समय उन्हीं को नष्ट करना चाहिए जिनको वाकई में हायर एजुकेशन किसी सब्जेक्ट में पढ़ना है। अगर मुझे हिस्ट्री में PhD करनी है तो मुझे बेशक हिस्ट्री में MA करनी चाहिए, वरना तो मैं 8वीं 7वीं 8वीं कक्षा में ये तय कर लूँ कि मुझे लाइफ में करना क्या है और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ूँ। चाहे वो स्किल्स का ही है, कोई एक स्किल है। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा प्लम्बर हूँ, मुझे प्लम्बिंग में मजा आता है, तो मैं 10वीं के बाद सीधा अगर प्लम्बिंग का कोर्स कर लूँगा तो उसके बाद क्या होगा भाई साहब कि 17 साल की उम्र के बाद मैं छोटी मोटी नौकरी भी करता हूँ ना, 25 साल तक मैं सेट हो जाऊँगा। मैं आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से मैं सेट हो जाऊंगा। लेकिन वही 25 साल तक अगर मैं पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि अब क्या काम करना है, तो फिर वो मेरे लिए चुनौती है। क्योंकि समय निकल जाता है, समय निकल जाता है, सीखने के ऊपर निकल जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं 15 से मुझे लगता है 22-23 प्राइम हमारा सीखने का समय होता है। तो ये है, इसमें फैमिली मेंबर सपोर्ट कर सकते हैं। फैमिली मेंबर दबाव ना डालें कि तू डॉक्टर ही बनेगा। वो 3 इडियट आपने देखी होगी, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो ऐसा दबाव ना डालें, उसकी रुचि देखें, उसका जो है रुझान देखें और उसके अनुसार उसे निर्णय लेने दें। उसकी सहायता करें और उसको टोके भी, उसका मार्गदर्शन भी करें, लेकिन निर्णय उसकी रुचि के अनुसार लेने दें। जी अच्छा, विकल्प जी, दूसरा सवाल मेरा है कि आपको क्या लगता है हमारे क्षेत्र के आसपास जो उनके बच्चों का स्वभाव कैसा है? आपने कोई ऑब्जर्वेशन किया? मुझे लगता है मेहनती हैं, दिलेर हैं और जीवन को उसकी पूर्णता में जीना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के नज़दीक रहे हैं। और देखिए, रिसोर्सेज वाला क्षेत्र है, रिसोर्सेज वाला क्षेत्र है तो फिर वो एक जो है एक जीवन को पूर्णता से जीने का भाव आता है। जीवन से उनको बहुत कुछ चाहिए और वो अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती है तो फिर वो बगावत कर बैठते हैं सिस्टम से। तो उस तरह का है, और मुझे लगता है कि अगर सही दिशा दी जाए, ऊर्जा बहुत है
यहाँ के नौजवानों में, उस ऊर्जा को चैनलाइज कर दिया जाए तो मुझे लगता है बहुत तेज़ी से आप ग्रोथ देखेंगे यहाँ, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा विकल्प जी, अगला मेरा सवाल है कि मैं अक्सर इस पे शोध करता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो छोटे बच्चे हमारे जो आजकल इंग्लिश मीडियम से और स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या ये जो सेक्स एजुकेशन हम जिसकी बात करते हैं, क्या उनको मिलनी चाहिए? देखिए, इसका एक सब जीता जाता उदाहरण आसपास आप अगर पढ़ेंगे, आपराधिक गतिविधियों को देखेंगे तो चाइल्ड मोलेस्टेशन के बहुत सारे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। सेक्स एजुकेशन को मैं इस फॉर्म में देखूंगा कि जिसको गुड टच और बैड टच कहते हैं, वो कम से कम बच्चों को पता हो, विशेष तौर पर लड़कियों को, लेकिन लड़कों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तेज़ी से बदल रही है। पहले तो एक समय था जब हम निशंक होके इन चीज़ों का हमने नाम भी नहीं सुना था, छोटे मोटे केस होते थे दुर्व्यवहार के, दुराचार के, लेकिन इतना प्रेवलेंट नहीं था। अब चीज़ें बदल रही है, मनोविकृतियाँ बढ़ रही है, तो कम से कम आपके बच्चों को पता हो, क्योंकि देखिए हर जगह कानून भी नहीं पहुंच सकता, हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती है, तो ये स्कूलों का भी दायित्व है और पेरेंट्स का भी दायित्व है कि गुड टच, बैड टच, हाँ बेसिक चीज़ों कम से कम पता हो, बच्चों को कम से कम पता हो, समझाएं, ये सब बच्चा आपसे खुल के बात करे और वो खुद भी समझे कि उसके आसपास के परिवेश में क्या हो रहा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, बचपन तो मासूम होना चाहिए, पर परिस्थितियाँ ऐसी है कि उसके अनुसार हमको ढलना पड़ेगा। पर वो जैसे मोबाइल अब बच्चों के हाथों में लग गया है, बचपन से लग गया है, तो वो ऑनलाइन भी तो बहुत कुछ चीज़ें देख रहा है, अच्छी और बुरा पता हो तो शायद वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बच्चों पे ही इसका ठिकरा नहीं फोड़ना चाहूँगा, हम लोग भी एडिक्ट हो गए हैं, मैं और आप, हमारी उम्र के लोग भी, आप देखिए सुबह उठ के पहला हाथ जाता है मोबाइल पे, तो हम लोग जिनको बहुत लेट ये मिला है, हम लोग भी अगर इतने इसके आदी हो चुके हैं, तो जिसको 5 साल की उम्र में ये हाथ में लग गया, वो तो मुझे लगता है कि पूरी तरह इसके नियंत्रण में है। तो इस पे यहाँ पर भी मुझे लगता है अभिभावकों का एक उत्तरदायित्व है कि छोटी उम्र में इनका प्रयोग जो है बड़ा कंट्रोल्ड करें, नियंत्रण में रखें। अब देना भी पड़ता है। कोविड में क्या हुआ, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा निर्भरता इस पर बढ़ गई, ऑनलाइन क्लासेस थी, अब वो अभी भी चल रही है, तो आपको 9वीं 10वीं के बच्चों को तो कम से कम लेके देना पड़ रहा है। तो पूरी दुनिया मोबाइल पे है, पूरी दुनिया मोबाइल फ़ोन पे है। तो देखिए ये दोनों बातें हैं, ये अच्छा सेवक है, बुरा हथियार है। सेवक की तरह रखेंगे तो बहुत अच्छी सेवा करेगा, लेकिन आप पे नियंत्रण ये कर लेगा तो ये हथियार की तरह आपको नष्ट कर देगा। बिल्कुल 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 विकल जी, बहुत अच्छी बात है आपने कही। अब 2-3 सवालों पे आना चाहूँगा आखिर। एक तो ये कि अभी आपने उन बच्चों की बात भी करी जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं और उनके भी जो छोटे बच्चे थे, अब थोड़े से आपकी उम्र के बच्चों की तरफ को आते हैं कि जो समाज के अंदर गलत हो सही को सही के विरोध में निकल रहे हैं। एक अभी मुद्दा प्रदेश के अंदर बहुत तेज़ी से गरमा रहा है, या अभी आपने जो बाहरी लोगों का जिक्र किया कि आ रहे हैं नियंत्रण करने, क्योंकि वो स्किल्ड है, उनको पता है सब्जी कैसे या ऑक्यूपाई कैसे करना है। ये जो भी चल रहा है, जो जातिवाद से उठ के धर्मवाद पर आ गया, अब वक्फ बोर्ड का आपने नाम सुना हुआ है, इसको कैसे देखते हैं अभी आप, ये क्या है? देखिए भाई साहब, ये एक होता है रोग, एक होता है रोग का लक्षण। तो रोग आपके शरीर में बहुत समय तक पल रहा होता है, और जब उसका कोई लक्षण फूटता है, कोई दर्द आती है, कोई फोड़ा निकलता है, कहीं पे कुछ होता है, तब जाके हमें समझ में आता है कि रोग है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर रोग को डायग्नोस करता है, फिर उसका ट्रीटमेंट करता है। रोग पिछले बहुत समय से ये चल रहा था। देखिए हिमाचल देवभूमि है, यहाँ की एक विशिष्ट जीवन शैली है, जीवन परंपरा है, और इसी के आधार पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने एक अलग राज्य की मांग की थी। तो यहाँ पे पिछले कुछ समय से क्या हुआ कि बाहर से सुनियोजित ढंग से लोग आने लग गए। देखिए माइग्रेशन में कोई समस्या नहीं है, हम भी घर से बाहर हैं, आप भी घर से बाहर गए हैं, हमने काम किया है, रोजगार के सिलसिले में गए, पढ़ाई के सिलसिले में गए, सब लोग जाते हैं, सबको जाना चाहिए, सबका अधिकार है। किंतु योजनाबद्ध तरीके से, प्लान तरीके से एक योजना बना के इकोसिस्टम के तहत लोगों को यहाँ पे लाया जा रहा है, बसाया जा रहा है। एक व्यक्ति आता है, फिर उसके रिश्तेदार आते हैं, फिर उसके दोस्त आते हैं, फिर उसकी गांव के लोग आते हैं, फिर उनकी व्यवस्था की जाती है, और फिर उनके जो आपका धार्मिक स्थान है, जो आपका उपासना पद्धति का स्थान है, वहाँ पर बैठकर योजनाएं बनाई जा रही हैं कि किस तरह से इसको एक्सपेंड किया जाए। तो ये चिंताजनक स्थिति है, और ये इसलिए नहीं है कि ये इसमें मोटे तौर पर धर्म का एंगल नहीं है जिसको ये देने का प्रयास किया जा रहा है, जो हिंदू मुसलमान का जो नहीं, ये एंगल है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो 2 तरह से संकट पैदा करेंगे। एक तो लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। लोकतांत्रिक भावना कैसे? हम लोग एक कमरे में 10 लोग हैं, और 10 लोग वोट दे के किसी एक को अपना नेता चुनेंगे और अपनी नीति चुनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर 10 लोग बाहर से आ गए योजनाबद्ध तरीके से, और वो 10 लोग किसी एक ही फॉर्मेट में वोटिंग कर रहे हैं, और किसी और अलग से हमारी नीति को भी बदल रहे हैं, हमारे नेता को भी बदल रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। वो हिमाचल में किए जाने का प्रयास हो रहा है। दूसरा, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, उसको भी, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी संस्कृति अलग है, वो हमारी संस्कृति को हीन भावना से देखते हैं, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो उनकी जो अलग संस्कृति है
वो हमारी संस्कृति को डोमिनेट करने का प्रयास भी हो रहा है। ये बहुत समय से चल रहा था। संजौली में जो विवाद हुआ उससे क्या हुआ कि रोग का लक्षण बाहर लोगों को दिखा और इसीलिए लोग उसके खिलाफ उतर गए। और ये गुस्सा प्लान्ड गुस्सा नहीं है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। जो सड़कों पे लोग उतरे हैं वो खुद उतरे हैं। वो पहले से जैसे भी आप मन में सबके उबाल पड़ रहा था। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। संजौली वाले मामले में श्री अनिरुद्ध सिंह जी जो पंचायती राज मंत्री है, उन्होंने जब बयान दिया तो वो ये कह रहे हैं कि मैं ये जानता हूँ कि वहाँ रोहिंग्या है, वहाँ बांग्लादेशी है। ये सदन में वो कह रहे हैं। वो अनिरुद्ध सिंह को हम सब जानते हैं, वो जनता से जुड़े हुए नेता हैं, हम सब जानते हैं। मतलब उनके विधानसभा क्षेत्र का कोई टैक्सी ड्राइवर भी आएगा, पिकअप ड्राइवर को सीधा उनसे आके मिलता है, उनका इस लेवल का कनेक्टिविटी है। तो अगर वैसा व्यक्ति ये कह रहा है तो आप मानिए कि हम सब जानते हैं कि हैं बांग्लादेशी यहाँ रह रहे, रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं। और रोहिंग्या नहीं भी अगर उत्तर प्रदेश का भी कोई व्यक्ति है तो बिना डॉक्यूमेंट के वो यहाँ पे रह रहा है। सबको पता था, सब लोग गुस्से में भी थे, पर उसने एक आप कहिए कि एक वो मेल्टिंग पॉइंट का काम किया संजौली वाले कांड ने। उसके बाद लोग सड़कों पे उतर गए हैं। तो प्रदेश के अलग कोनों में भी चला, तो अभी आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये देखिए इस पर दो बातें होगा। देखिए दो बातें हैं, इस पर सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी, वरना तनाव रहेगा, समाज में तनाव रहेगा। नीति बनानी पड़ेगी। आप आए, काम करें, कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारी डेमोग्राफी, हमारी जनसंख्यिकी को बदलने का यदि प्रयास करेंगे तो फिर इसका प्रतिकार हिमाचल की जनता। तो विक्रम जी बड़ी थोड़ी दूर की बात करते हैं। अभी आपने कहा कि ये अब हो रहा है, तो ये पहले भी नहीं हुआ? अब हिमाचल ही क्या पूरे देश के अंदर सिर्फ हिमाचल रहेगा था जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती थी? देखिए अब हो रही है, राजनीति के अंदर भी हमने उसका कारण यही है। देखिए क्योंकि हिमाचल में इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ 99% हिंदू था। अब यहाँ पे 97% रह गया। यानी कि संख्या में जो बाहर से जो लोग आए हैं, विशेष विचारधारा के, विशेष समुदाय के, उनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे तनाव बढ़ेगा। मतलब आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन जो कुछ हो रहा है इससे परसेंटेज ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं ना भाई साहब। आधार कार्ड कहाँ है? 1 जनवरी 1966 तो ये तो फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। परसों ही किसी ने एक रैकेट पकड़ा है जिसमें फर्जी आधार कार्ड बनाने की दुकान, फैक्ट्री लगाई हुई थी और वो उसी विचारधारा के लोग थे। विकल्प जी थोड़ा सा मैं और डीप जानना चाहूँगा कि दर्शक भी इस बात को समझ पाए, आपकी सोच को भी समझ पाए कि पिछले 50 सालों से हिमाचल के अंदर इस तरह का कोई ना राजनीतिकरण के अंदर हमने कोई इस तरह की चीज़ें देखी। बड़े से बड़े यहाँ के राजनेता प्रधान मुख्यमंत्री रहे, और अभी क्यों ये हो रहा है? मतलब सुखविंदर सिंह सुक्खू के शासनकाल के अंदर ये सारी सुखविंदर सिंह सुक्खू के शासनकाल में हुआ ये एक संयोग है। कोई भी समय मुख्यमंत्री होता, संजौली वाली घटना के बाद ये होना ही था। उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू निजी तौर पर किसी तरह दोषी ऐसा मैं नहीं कहता। ये कोई भी मुख्यमंत्री होता, क्योंकि अब एक होता है ना, पानी जब गर्म होता तो एक बॉइलिंग पॉइंट उसको कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो बर्तन से गिर जाता है। तो ये उबल तो बहुत समय से रहा था। बॉइलिंग पॉइंट पर जब पहुंचा तो फिर लोग सड़कों पे आ गए। मैं आपको एक उदाहरण समय से चल रहा है बस। आप ये योजना देखिए, वो इंडियन मुस्लिम वक्फ एक्ट 1995 का जो है वो तो हमें अब पता लग रहा है कि देखिए वक्फ एक्ट का मतलब क्या है। मैं सरल भाषा में लोगों को समझाऊंगा कि आपकी एक ज़मीन है, किसी की भी ज़मीन है, वहाँ पर कोई भी जो है मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति रह रहा है और वो थोड़े समय बाद वहाँ रह के क्लेम करेगी क्योंकि यहाँ मैं रह रहा हूँ तो मैं ये ज़मीन वक्फ बोर्ड को देता हूँ। तो वहाँ पर रेवेन्यू में ये लिख दिया जाएगा कि ज़मीन चाहे किसी की बेस पे कब्जा वक्फ बोर्ड का है, वो सार्वजनिक ज़मीन वो चाहे पुश्तैनी ज़मीन भी हो। तो ये इतना ड्रैकोनियन लॉ है। और हिमाचल प्रदेश में अब जाके हमें पता लगा कि बहुत सारी, संजौली मस्जिद तो है ही है, उसके अलावा बहुत सारी प्राइम प्रॉपर्टीज कुल्लू में, मंडी में वक्फ बोर्ड के नाम चुपचाप कर दी गई। तो ये मतलब आप समझिए 2001-2 से खेल चल रहा है और हमें अब जाके पता लगा है। मतलब इतना 10-12 बिल्कुल। और हमारे हितों की रक्षा के लिए 118 का कानून बनाया गया ना डॉक्टर परमार ने कि गैर हिमाचली जमीन नहीं खरीद सकता। उसका कारण ये नहीं था कि गैर हिमाचलियों से कोई शत्रुता है या हम खुद को सुपीरियर मानते हैं। वो ये कारण था कि हिमाचल के लोग सीधे साधे हैं, अपेक्षाकृत, और एक विशिष्ट संस्कृति है। उसकी रक्षा के लिए ये था कि बाहर के लोग एकदम से ज़मीनें खरीद लेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत संपन्न भी उस समय नहीं हुआ करते थे। अगर 50-60s की बात करें, हमारे तो ज़्यादातर आज जो संपन्न परिवार है उनके पूर्वज टाली जिसको कहते हैं वो पाबंद लगा के घुमा करते थे। तो उस समय के हिसाब से डॉक्टर परमार ने ये नियम बनाया था, ये कानून बनाया कि बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे, कृषि ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। नहीं तो वो आएगा, वो आपकी ज़मीन खरीदेगा, फिर आपको उसी अपने ही खेत के बाहर चौकीदार बना देगा। ये होना था। इसको रोकने के लिए 118 बनाई गई। अब वक्फ बोर्ड की आड़ में उस 118 को बाईपास किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। अब वो कोई ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के वक्फ बोर्ड है, सरकारी संस्था है, उसके नाम से आप कई सौ बीघा ज़मीनें आपने हिमाचल में खरीद ली है। उसमें से मलकियत भूमि भी है, सार्वजनिक भूमि भी है। वक्फ बोर्ड में वो कब्जा वक्फ बोर्ड का है। अच्छा, अब फिर आप क्या करेंगे? अगर मैं आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लूँ, आप क्या करेंगे? आप जाएंगे न्यायालय, लेकिन वक्फ एक्ट के अनुसार आप न्यायालय भी नहीं जा सकते। उनका अपना वक्फ ट्रिब्यूनल है, वहीं पे जाना पड़ेगा।
मतलब कि आरोपी भी आप, वकील भी आपका, जज भी आपका। तो जैसे हमने देखा कुछ फुटेज हमने देखी, चाहे वो शिमला थी, मंडी थी जी, भवारवी में भी हुआ है ना, अब आपका फिर पोटा में भी जी, हुआ, जी, जी, राजगढ़ क्षेत्र के अंदर भी इसका जी। विरोध हुआ। तो जहाँ जहाँ ये विरोध हुआ उसमें मैक्सिमम हमने युवाओं को देखा जी। पर तो लड़ाई किससे है विकल्प जी, आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो वक्फ बोर्ड का जो नियम है इसके खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ? नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड के नियम के खिलाफ तो है ही है, हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने के षड्यंत्र के खिलाफ है, और कोई भी ऐसा प्रयास जो यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुँचाएगा उसके खिलाफ है। ये किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये समझना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको समझना चाहिए, ये बिल्कुल इसलिए समझना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो आज़ादी से पहले से मुस्लिम समुदाय रह रहा है, बहुत कम संख्या में लेकिन रह रहा है। वो यहाँ की भाषा बोलता है, यहाँ की बोली बोलता है, हम सब जानते हैं। हमने तो कुछ हमारे ऐसे आसपास के लोग हैं जिन्हें हमें जब 18-20 साल के हुए हम तब पता लगा कि ये मुस्लिम है, क्योंकि उनके नाम स्थानीय होते थे, वो भाषा स्थानीय बोलते थे, तो उनसे तो कोई बैरभाव आज तक रहा नहीं। पर बाहर से आदमी और हिमाचल के जो यहाँ के मुस्लिम हैं उन्होंने उनका विरोध भी किया है कि हम भी अपने हिमाचली भाइयों के साथ है, तो बाहर से नहीं आ रहे, हमको नहीं चाहिए ये लोग। तो ये बड़ी स्पष्ट बात है। तो इसको अगर हम बिना लड़े, बिना कानून के या वक्फ बोर्ड के चक्कर में बिना पढ़े, आपको आसानी से क्या लगता है कि क्या एक सरकार कानून बना दे, सरकार कानून? पहली बात। दूसरी बात, लोग जागरूक हो जाएं। डेमोग्राफी हम परिवर्तित नहीं होने देंगे। 97% हिंदू हैं तो 97% ही अब हिंदू रहेगा। ये डेमोग्राफी के परिवर्तन का जो चक्कर है इसको हम सफल नहीं होने देंगे। मतलब आम इंसान को आपको लगता है? जी, आप आओ, काम करो, चले जाओ, कोई समस्या नहीं है। पर ये वक्फ बोर्ड की आड़ में हमारी ज़मीनें भी आप कब्जाएंगे, आप हमारे रोज़गार भी छीनेंगे, बहन बेटियों के साथ लव जिहाद भी करेंगे, और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, ये नहीं होने वाला। और इसमें कुछ लोग अभी भाजपा कांग्रेस करने का भी प्रयास, एक विशेष राजनीतिक दल शिमला में भी रैली उन्होंने वो की थी। तो इससे मैं कह रहा हूँ कि इसको आप जितना भी प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए संस्कृति जोड़ती है, राजनीति तोड़ती है। राजनीति तोड़ने का प्रयास करेंगे लेकिन हम संस्कृति के नाम पर जुड़े हुए हैं इस समय, हम हिमाचली हैं। शिमला में जिन लोगों ने उस प्रोटेस्ट को लीड किया वो कांग्रेस के पार्षद थे, जिन लोगों ने सदन में उठाया वो कांग्रेस के मंत्री और विधायक थे। तो इसमें राजनीति नहीं है, ये हम हर एक हिमाचली के मन का भाव है। राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, क्यों करेंगे राजनीति? देखिए राजनीति दोनों तरफ से होती है। एक दल है वो अपनी विचारधारा के नाम पे इसका विरोध करेगा, दूसरा इसकी आड़ में राजनीति करेगा। तो दोनों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा हमारी संस्कृति का, हमारे अस्तित्व का है, एग्जिस्टेंस का है। ओके विकल्प जी, आखिरी 2 सवालों पे आना चाहूँगा। पहले तो ये कि कल हमारे प्रदेश के युवा नेता विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने पोस्ट को डाला में फिर डिलीट भी किया कि हर दुकानों के आगे जो है वो दुकान का नाम होना चाहिए और सामान बेचने वाले के ऊपर नेम प्लेट होना चाहिए। ये इसको कैसे देखते हैं आप? ये होना विक्रमादित्य, ये बिल्कुल होना चाहिए। आप कितने वीडियो से पूरे इंटरनेट में फ्लोट कर रहे हैं जिसमें खाने में थूक डाला जा रहा है, खाने में किसी भी तरह से हमारे जो है भोजन को अपवित्र किया जा रहा है। तिरुपति बालाजी में क्या हुआ आप सबने देखा, लड्डू में गाय और सुअर की चर्बी से बना तेल मिलाया गया था। मंदिर में देखिए, शाकाहार या मांसाहार ये हमारे निजी वो है, हम अपने घर में जो खाना खाएं, हिंदुत्व आपको नहीं रोकता मांसाहार करने से। हम तो यहाँ पे सेहाटी लोग हैं, यहाँ तो सदियों से मांसाहार होता है, देवी देवताओं को बलि भी चढ़ती है, वो निजी विषय है। किंतु एक मंदिर जो जहाँ पर शाकाहार के बड़े शुद्ध नियम है, उस मंदिर में जान के आपने गाय का, और वो भी गाय की चर्बी का, कितना मतलब देखिए 1857 की क्रांति इसलिए शुरू हुई थी कि मंगल पांडे को गाय की चर्बी का वो कारतूस खोलने को कहा गया था। लेकिन यहाँ पे तो आपने अपने मंदिर में प्रसाद के रूप में जो देवता को प्रसाद चढ़ता है उसमें आपने मांसाहार खिला दिया लोगों को। और हुआ क्यों? क्योंकि मंदिर में ऐसे लोग छिपे हुए थे जो हिंदू नहीं थे। मुख्यमंत्री ऐसे थे जो नाम हिंदू था लेकिन वो किसी और समुदाय को मानने वाले थे, किसी मतलब भ्रष्ट करने का आपको लगता है? योजनाबद्ध तरीके से भ्रष्ट करने का। इसीलिए जरूरी है कि हमको पता हो कि जिसके यहाँ मैं खाने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है, ताकि मैं अपने विवेक से वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ निर्णय ले सकूँ। नाम बदल के भी तो कुछ कर सकता है, उस पर कैसे कंट्रोल करें? नाम तो वो डॉक्यूमेंट चेक करके नाम लिखेगा ना, यही तो कानून है। मेरा जो असली नाम है आधार कार्ड में वही मेरा नाम दुकान पे लिखा जाएगा, यही कानून बनाने के बाद विक्रमादित्य सिंह कर रहे हैं। आप इसको समर्थन एक युवा होने के नाते करते हैं या विक्रमादित्य सिंह जिस देव परंपरा से जुड़े हुए हैं वो उनके संस्कार है, वो जिस पिता के पुत्र हैं वीरभद्र सिंह हम सबके दिलों में जुड़े हुए हैं, ये उनके संस्कार है। और उन पर बेशक राजनीतिक दबाव होगा कि, और वो उसके दबाव में थोड़ा सा दब भी जाते होंगे, पर उनका संस्कार और उनका खून बार बार उबाला मारता रहेगा। ये राजनीति से परे की बात है, ये संस्कारों की बात है। तो आप सही ठहराते हैं? बिल्कुल सही ठहरा रहे, हम समर्थन करते हैं उसका, हम धन्यवाद करते हैं उनका कि वो चाहे थोड़ा उनको समस्याएं भी उठानी पड़ी, चाहे अनिरुद्ध सिंह जी भी हैं, हम तो उनका साधुवाद करते हैं, उन्होंने प्रदेश के हित में से उठाई है। और बेशक उन पर दबाव है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके मन का भाव समझते हैं और उनका समर्थन करते रहेंगे। जी, आखिरी सवाल पे आना चाहूँगा विकल्प जी, बहुत कीमती समय आपका हमने आज लिया भी है।
मैं चाहता हूँ कि आप आपके हमारे जो राजगढ़ क्षेत्र के आसपास के जो युवा है जिनको आपने कहा कि स्किल्ड नहीं है या अच्छे से अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, आगे उनको जाना चाहिए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, वो अपने आप में किस तरह से चेंजेस ला के एक अच्छे समाज के जो निर्माण कर सकते हैं, अपना सहयोग कैसे दे सकते हैं? मैं सबसे पहले कहूँगा, चूज योर हीरोज केयरफुली। अपने नायकों का चयन बड़े ध्यान से करें। आप अपना आदर्श किसको मानते हैं वो बड़े ध्यान से करें। यहाँ पर देखिए, जैसे हम बात करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने अपना आदर्श माना और बाद में उन्होंने देश विरोधी बातें की, वो चाहे गायक हों, प्रसिद्ध गायक हो या टीवी थिएटर आर्टिस्ट हो। तो अपने नायकों का चयन बड़े ध्यान से करें। इस धरती ने बहुत सारे क्रांतिकारी दिए हैं, चाहे वो समझौता आंदोलन के आंदोलनकारी हो, उनके बारे में पढ़ें। कौन है वैद्य सूरज सिंह, कौन थे मियाँ चूचू राम, कौन थे, इन्होंने वहाँ पर जेल में क्या क्या यातनाएं सही, इनके नाम याद करें, इनके बलिदान को याद करें। अपना हमारा नायक ठीक होगा ना, तो हमारा जीवन अपने आप सही दिशा में हो जाएगा। दूसरा मैं कहूँगा कि अपनी जो जीविकोपार्जन के लिए आपको क्या करना, रोजगार के लिए क्या करना, उसको पहले से तय कर लें। उसके लिए आपको 25 साल पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। वो जीवन के पहले 15-20 साल में आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है। जब आप आर्थिक रूप से स्टेबल होंगे ना, तब आप फिर देश समाज की भी चिंता कर पाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आपको जीवन में पैसा कमाने के लिए क्या करना है, ये आप तय कर लें और उस दिशा में प्रयास करें। जी, तो आज के बाद जो हमने बातें करी, इसके बाद या अभी जो हमें नहीं भी पता है, तो विकल्प सिंह ठाकुर की भविष्य योजना क्या है? किधर को आपकी सोच जो समाज को लेकर एक अच्छे एक्टिविज्म की तरफ? वही है एक्टिविज्म। मैं कहता हूँ एक्टिविज्म इज़ माई रेंट फॉर लिविंग इन दिस प्लैनेट। इस दुनिया पे रहने का जो किराया है वो एक्टिविज्म के रूप में मैं दे रहा हूँ। मैं यहाँ का ऑक्सीजन ले रहा हूँ, मैं धरती से उपजा हुआ अनाज खा रहा हूँ। इस समाज ने मुझे भाषा दी, मुझे संस्कार दिए, तो उस समाज को वापस हम सब, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी भी कर रहा हूँ, हम सब की बात कर रहा हूँ, भाई निशीश जी यहाँ बैठे हैं इनकी बात कर रहा हूँ। हम सबको समाज को वापस देना है, और वो किस तरह से देंगे, हम एक्टिविज्म के ही रूप में देंगे। किसी न किसी तरह से किसी समाज बेहतर हो सके, ये प्रयास हम मिलजुल के करें, उसी का नाम एक्टिविज्म है। तो मैं हमेशा एक्टिविस्ट रहूँगा और अपने लिख कर बोल कर जैसा भी संभव हो समाज को थोड़ा सा बेहतर बना सकूं, ये प्रयास रहेगा। चलिए, बहुत अच्छे सवालों का जवाब देते हैं विकल्प जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ विकल्प सिंह ठाकुर, जो समाज सेवी है, एक एक्टिविज्म है और युवाओं के लिए बहुत अच्छा जो है बेहतर सोच रखते हैं। और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो आपको कहा है आप उसको ज़रूर अनुसरण करेंगे और उस पर ज़रूर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज के द टॉक शो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।